हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा था ब्रिटेन पे, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में जापान, यूएसए और जर्मनी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्रिटेन। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो ब्रिटेन में कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही थी। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? जहाँ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ गवर्नमेंट रूल करती हैं, एक साथ रूल करती हैं ताकि एक पार्टी का डोमिनेंस ना हो। किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का डोमिनेंस नहीं होता, कई सारी पार्टीज एक साथ डोमिनेट रूल करती हैं, उनकी अथॉरिटी एक साथ होती है। सो 1918 से लेके 22 तक इस कोएलिशन गवर्नमेंट ने रूल किया था ब्रिटेन पे। फिर 1922 में क्या हुआ? कंजर्वेटिव्स पार्टी आ गई। तो ब्रिटेन में, लेट मी टेल यू, ब्रिटेन में दो इम्पॉर्टेंट पार्टीज हैं, दो मेन पार्टीज हैं। एक है कंजर्वेटिव और दूसरी है लेबर पार्टी। कई सालों से ऐसी ही यही दो पार्टीज मेन पार्टीज हैं। सो कंजर्वेटिव्स पावर में आ गई एंड दे रूल्ड ब्रिटेन अप टू 1924। 2 साल रूल किया कंजर्वेटिव्स ने। एंड देन कंजर्वेटिव मिनिस्ट्री ने दे सॉट अ जनरल इलेक्शन ताकि अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट फाइट कर सके, वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके बाय चेंजिंग देयर पॉलिसी, बट दे वर डिफीटेड। फिर आई लेबर पार्टी और जिसके प्राइम मिनिस्टर बने रैमसे मैकडोनल्ड। बट ये केवल 10 महीने के लिए ही प्राइम मिनिस्टर बने। 10 मंथ्स के बाद कंजर्वेटिव्स फिर से आ गई, बैक टू पावर। कंजर्वेटिव्स वर बैक टू पावर एंड स्टैनले बेल्डविन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टर्म। पिछले टर्म में मतलब 1924 तक, जनवरी 1924 तक वो प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद बॉल्डविन प्राइम मिनिस्टर बने एंड देन वो पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, 1929 तक पावर में रही। सो दिस वाज हिज सेकेंड टर्म। इसके बाद वो तीसरे टर्म में भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, एक तीसरा टर्म भी होता है उनका। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। सो बॉल्डविन गवर्नमेंट 1929 के जनरल इलेक्शंस में कोलैप्स कर गई एंड मैकडोनल्ड अगेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। लेबर पार्टी से मैकडोनल्ड्स अगेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। फिर 1918 से लेकर 1931 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का चार्ज था वो टोरी टोरी से लेबर पार्टी, फिर लेबर से टोरी पार्टी, इस तरह से शिफ्ट होते रहा। मतलब गवर्नमेंट वहाँ स्टेबल नहीं थी, गवर्नमेंट काफ़ी अनस्टेबल थी। नाउ अब हम 1929 तक पहुंच गए तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट भी ब्रिटेन पर पड़ने लगा था। तो इस तरह तो ये गवर्नमेंट में जो बार बार शफल हो रहे थे, एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो रही थी, इतनी इंस्टेबिलिटी थी। ये किस वजह से थी? ग्रेट डिप्रेशन की वजह से, और जो बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट था उसकी वजह से। ना तो लेबर पार्टी ना ही कंजर्वेटिव पार्टी इन प्रॉब्लम से कोप अप कर पा रही थी। बजट में काफ़ी डेफिसिट आ गया था और एम्प्लॉयमेंट को, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का कोई भी तरीका फेल हो रहा था। मतलब सारे तरीके फेल हो रहे थे। फिर 1931 में देयर वॉज अ शार्प डिवीजन इन कैबिनेट। तो टोरी पार्टी के लीडर्स और लिबरल पार्टी के लीडर्स ने अग्री किया, एक अग्रीमेंट पे आए कि एक नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा ब्रिटेन में, कंप्राइजिंग लीडर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज। जैसे कोएलिशन में होता है वैसे ही एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होगी जिसमें अलग हर पार्टी के लीडर्स होंगे। तो इस नेशनल गवर्नमेंट
के आइडिया को लेबर पार्टी ने अपोज किया और मैकडोनल्ड को एज अ ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया। तो मैकडोनल्ड ने नेशनल गवर्नमेंट के आइडिया को सपोर्ट किया था, इसलिए उन्हें एक ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया गया। फिर नेशनल गवर्नमेंट जो बनी तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करी। कैसे कैसे, तो जनरल सैलरी जो सभी लोगों की सैलरी मिलती थी, जनरल सैलरी में 10% कट करके दी जाती थी सैलरी। तो ब्रिटेन ने फिर गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया एंड वैल्यू ऑफ पाउंड डिक्रीज कर दी। पाउंड की वैल्यू बाय 1/4 डिक्रीज कर दी। फिर गवर्नमेंट फेस्ड अ जनरल इलेक्शन। फिर जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुए ताकि लोगों का इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर लोगों का ओपिनियन पता चले, पब्लिक का ओपिनियन पता चले। और नेशनल गवर्नमेंट के फेवर में काफ़ी मेजॉरिटी में लोगों ने वोट किया। एंड आफ्टर दिस इलेक्शन लिबरल पार्टी बिगैन टू डिक्लाइन। लिबरल पार्टी डिक्लाइन में जाने लगी। बट लेटर नेविली चैम्बरलेन चांसलर ऑफ एक्सचेकर बन गए। अब ये नेशनल गवर्नमेंट भले थी, मतलब इसमें अलग अलग पार्टी के लोग थे, पार्टी के मेंबर्स थे, बट मेजॉरिटी मिनिस्टर्स जो थे वो आते थे कंजर्वेटिव टोरी पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे मेंबर्स। अब 1932 में चैम्बरलेन ने टैरिफ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे और इंपीरियल प्रेफरेंस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। तो इंपीरियल गुड्स को टैरिफ से हटा दिया गया था, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता था। जो टैरिफ लगता था वो इंपीरियल गुड्स पे नहीं लगता था, बट बाकी जो इंपोर्ट्स होते थे उस पर टैरिफ लगता था। अब ये डिसीजन ओटावा में लिया गया। इसकी वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन में काफ़ी अच्छा चेंज आया। काफ़ी कम होने लगा था इकोनॉमिक डिप्रेशन। फिर बैंक रेट 2% रिड्यूस होके 2% तक हो गया आफ्टर 1932, जिससे कि लोग बैंक लोन ले सकते हैं। इंडस्ट्रीज के लिए बैंक लोन काफ़ी कम रेट पे मिल जाएगा। इनकम टैक्स कम कर दी गई आफ्टर 1934 और 10% सैलरी कट जो हुआ था, पहले मैंने बताया 10% सैलरी कट के मिलती थी जनरल सैलरी में से, तो वो स्टॉप हो गया, जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई। फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स दिए जाने लगे फार्म्स को एंड फैक्ट्रीज को काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अनएम्प्लॉयड वर्कर्स जो थे उन्हें एनकरेज किया जाता था मिडलैंड फार्म्स की तरफ एंड फैक्ट्रीज की तरफ फॉर जॉब, जहां स्पेस और एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल थी। अब नेशनल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ मेजर्स लिए, जैसे सब्सिडीज प्रोवाइड करना, गारंटी ऑफ प्राइस प्रोवाइड करना, मार्केटिंग बोर्ड इस्टेब्लिश करना एंड कॉटन इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग में प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए मेजर्स कुछ लिए गए एंड शिप ओनर्स को शिप्स खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड करने के किया गवर्नमेंट ने। अब रामसे मैकडोनल्ड ने फिर रिज़ाइन किया एंड स्टैनली बॉल्डविन फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए 1935 में। फिर जनरल इलेक्शंस, दोबारा जब जनरल इलेक्शंस हुए तो नेशनल गवर्नमेंट अगेन केम टू पावर। अब इन द मीन टाइम किंग जॉर्ज 5 की डेथ हो गई एंड प्रिंस एडवर्ड 8 ही वॉज डिटरमाइंड टू मैरी मिसेस सिम्पसन, जो कि एक अमेरिकन विडो थी। और प्राइम मिनिस्टर एंड आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, इन लोगों ने इस मैरिज को अपोज किया, जिससे कि मोनार्की की पब्लिक इमेज को हार्म
पहुंच सकता है. सो Edward VIII was abdicated, he was removed, and his younger brother George VI became the ruler. फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट के जो एक्शंस थे उसे रोकने के, एंड जो भी आगे सक्सेशन क्राइसिस थी कि इसके बाद इन एक्शंस के बाद जो क्राइसिस हुई, इस सब से पब्लिक ओपिनियन इतना ज़्यादा अब्जॉर्ब था, ब्रिटेन के अंदर ही इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि यूरोप में क्या चल रहा है इसका पब्लिक को कोई आइडिया ही नहीं था. वो काफ़ी मतलब इग्नोरेंट थे. हिटलर का राइज हुआ इसी बीच, तो ब्रिटेन रिमेन्ड पैसिफिस्ट. ये हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पढ़ेंगे कि द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. एंड इन द मीन वाइल Chamberlain became the prime minister. Neville Chamberlain became the prime minister. अब एज अ फाइनेंस मिनिस्टर तो वो बहुत अच्छे थे, बट फॉरेन अफेयर्स में उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी पुअर थी. सो फ्रॉम नाउ ऑन फॉरेन अफेयर्स फ्रॉम नाउ ऑन काफ़ी मिनिस्टेरियल एजेंडा बन गया था, एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टेरियल एजेंडा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस फॉरेन अफेयर्स वाले डिपार्टमेंट में उतने अच्छे नहीं थे. सो चैम्बरलेन की जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स जर्मनी, जो जिसे पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहते हैं, वो काफ़ी क्रिटिसाइज की गई. एंड एट द एंड 1939 में, आफ्टर अ सीरीज ऑफ इवेंट 1939 में ब्रिटेन एंड फ्रांस ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया था. एंड देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगैन.